इंडिया में गुजराती और मारवाड़ी लोगों की पॉपुलेशन सिर्फ 5% है, लेकिन इसके बावजूद देश की 50% वेल्थ इन्हीं के पास है। और ये लोग सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये लोग विदेश में भी बड़े बड़े बिजनेसेस चला रहे हैं। और अमेरिका में एक गुजराती किसी भी एवरेज अमेरिकन से ज्यादा कमाता है। अब पटेल्स को ही देख लो, ये लोग अमेरिका में 1% से भी कम है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के 50% होटल्स के मालिक यही है। और मजेदार बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर लोगों को फॉरेन लैंग्वेज भी नहीं आती। तो अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्या आता है इन्हें जिससे ये इतने सक्सेसफुल बन जाते हैं। द आंसर इज धंधो, यानी बिजनेस। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको मोनीश पावराई की बुक द धंधो इन्वेस्टर से कुछ लेसन शेयर करेंगे जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। और लास्ट वाला लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे मिस करने की गलती मत करना। सो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका में पटेल्स 50% मोटेल बिजनेस ओन करते हैं। तो क्या ये हमेशा से ऐसा था? नहीं। 1972 से पहले पटेल्स युगांडा में बिजनेस करते थे, लेकिन बाद में वियतनाम वार के समय उन्हें वहां से मूव करना पड़ा और वो आ पहुंचे अमेरिका। अब ये उनके लिए बिल्कुल नया शहर था और उन्हें अच्छे से फॉरेन लैंग्वेज भी नहीं आती थी। तो ऐसे में व्हाइट कॉलर जॉब मिलने का तो कोई चांस ही नहीं था। और अगर दूसरे काम देखे तो उसमें कोरियन लोग ग्रोसरीज के बिजनेस में थे, चाइनीज लोग लॉन्ड्री रन करते थे और सिख्स और पंजाबी लोग कैब ड्राइवर्स थे। तो ऐसे में पटेल्स ने सोचा कि क्यों ना होटल के बिजनेस में घुसा जाए, क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर नहीं था और वार के वजह से कोई घर से बाहर भी नहीं निकल रहा था और होटल के प्राइस भी गिरे हुए थे। और ये बिल्कुल सही टाइम था होटल खरीदने का। और वैसे भी कुछ टाइम बाद जब सब नॉर्मल हो जाएगा तो लोग फिर से अपने घरों से बाहर निकलेंगे और होटल का काम तो चलेगा ही। और जब पटेल्स ने देखा कि सिर्फ $5,000 की डाउन पेमेंट में मोटल मिल रहा है, तो उन्होंने तुरंत उस होटल को खरीद लिया। और होटल खरीदते ही उन्होंने सभी वर्कर्स को काम से निकाल दिया और होटल के सभी काम फैमिली मेंबर्स में बांट दिए। और जब टाइम के साथ सिचुएशन नॉर्मल हुई तो उन्होंने एक लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये स्टोरी क्यों बताई है, क्योंकि ये स्टोरी बहुत जरूरी है धंधो फ्रेमवर्क को समझने के लिए। तो अब इसके कुछ लेसन्स भी डिस्कस कर लेते हैं। लेसन नंबर 1, इन्वेस्ट इन सिंपल एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पटेल ने एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वो एक्सपेरिमेंट या इनोवेशन करने नहीं गए। और हम सबको ये बात अच्छे से पता है कि जब हम किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करने में अपना टाइम और पैसा लगा देते हैं और उसके बाद भी हमें उतना प्रॉफिट नहीं मिलता है, इसीलिए पटेल्स ने भी एग्जिस्टिंग बिजनेस जैसे मोटेल्स को बाय किया। और वैसे भी पटेल्स का कहना था कि ये रिसेशन और वार्स तो सिर्फ अभी के लिए है, कुछ टाइम बाद जब सब ठीक होगा तो लोग वापस से अपने घरों से बाहर घूमने निकलेंगे और उसी से हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। और जब पटेल्स ने मोटेल बिजनेस के पुराने 5 साल के सेल्स और रेवेन्यू हिस्ट्री को देखा तो उन्हें पता चल गया कि कम से कम इतना पैसा तो आ ही जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिर्फ $5,000 ही जाएंगे, थोड़ी ना पूरी जायदाद चल जाएगी। मतलब पटेल्स का ये सोचना था कि हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। कहने का मतलब है कि सिंपल बिजनेस ही लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करते हैं और आपको प्रॉफिट कमा के देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम सिंपल बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वही सेम बिजनेस कोई और भी तो कॉपी कर सकता है, तो उससे कैसे कम्पीट करें? वेल, यहीं पे आता है हमारा लेसन नंबर 2, इन्वेस्ट इन बिजनेस विथ मोट्स। मोट यानी कैसल के पास बनी वो खाई जो कैसल को प्रोटेक्ट करती है दुश्मन के अंदर घुसने से। ठीक इसी तरह ऑथर बताते हैं कि बिजनेस में भी कुछ मोड्स होते हैं जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से आगे रखे और स्टैंड आउट करे। कहने का मतलब है कि आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि उनसे एक कदम आगे चलना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके शहर में एक ही रेस्टोरेंट है, तो नो डाउट उस रेस्टोरेंट की सेल्स भी बहुत अच्छी होगी और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा होगा। लेकिन अगर उसी रेस्टोरेंट के सामने कोई दूसरा रेस्टोरेंट ओपन हो जाए तो पहले वाले रेस्टोरेंट को प्राइस कम करना होगा, क्योंकि कस्टमर्स के पास अब एक और ऑप्शन है। लेकिन अगर पिछले वाले रेस्टोरेंट ने कुछ मोड्स बिल्ड किए हैं अपने बिजनेस में, जैसे कस्टमर्स से फ्रेंडली वे में बात करना, उन्हें अच्छी सर्विस देना, खाने में डिस्काउंट्स ऑफर करना, या खाने का टेस्ट अच्छा होना, एक्सेट्रा, तो ऐसा करने से दूसरा रेस्टोरेंट ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और ऐसा करने से जब भी किसी कस्टमर को रेस्टोरेंट जाने का मन होगा तो वो सबसे पहले वाले रेस्टोरेंट के बारे में ही सोचेगा कि वहाँ की सर्विस अच्छी है, वहाँ का खाना अच्छा है, हम वहीं जाएंगे। और ठीक ऐसा ही किया था पटेल्स ने। उन्होंने अपने मोटल के रूम के प्राइस इतने कम कर दिए थे कि कोई दूसरा कॉम्पिटिटर्स उनके सामने टिक ही नहीं पाए। इसीलिए आप कोई भी बिजनेस बाई या स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस बिजनेस का कोई मोट होना चाहिए जो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे और आपको कॉम्पिटिटर से स्टैंड आउट करे। लेसन नंबर 3,
इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेसेस विथ स्लो रेट ऑफ चेंज। धंधो प्रिंसिपल की सबसे खास बात है उसकी सिंप्लिसिटी, यानी उसी बिजनेस में पैसा लगाओ जो सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड हो। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अपने बिजनेस को समझाने में एक पैराग्राफ से ज्यादा लग रहा है तो उस बिजनेस में कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज है उनका रेट ऑफ चेंज बहुत फास्ट होता है, जहां आज कुछ और कल कुछ और। एक टाइम पे चैटिंग की दुनिया में रिवॉल्यूशन लाने वाला ऑर्कुट आज कहाँ गुम है किसी को नहीं पता, और आप में से कई लोगों ने आज तक इस नाम को नहीं सुना होगा क्योंकि उसकी जगह अब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ले ली है। वॉरेन बफेट भी यही बात कहते हैं कि चेंज इन्वेस्टमेंट का दुश्मन है, जितना ज्यादा चेंज उतना ज्यादा रिस्क। वहीं दूसरी तरफ है कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट कंपनीज लाइक डाबर, रिलैक्सो, नेस्ले एक्सेट्रा। इन सब कंपनीज का रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो होता है, यानी कि ये जल्दी से मार्केट लूज नहीं करते और इसीलिए ये लो रिस्क वाली कैटेगरी में आते हैं। और पटेल्स के केस में भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने मोटेल जैसे सिंपल बिजनेस को ही चुना क्योंकि इसमें रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो है, यानी कि आने वाले 10, 20 या 50 साल तक ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। इनका मेन मोटो होता है लो रिस्क एंड हाई रिटर्न। लेसन नंबर 4, फिक्सेट ऑन आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मतलब है किसी भी चीज को कम प्राइस में खरीद कर उसे ज्यादा प्राइस में बेच देना और बीच का जो प्रॉफिट होगा वो अपने पास रख लेना। ऑथर ने यहाँ पे हमें 4 टाइप्स के आर्बिट्राज के बारे में बताया है। नंबर 1, आर्बिट्राज ऑफ टाइम। आपने देखा होगा कि कई लोग गोल्ड खरीद कर रख लेते हैं और जब टाइम के साथ उस चीज की वैल्यू बढ़ती है तो उसे बेचकर उन्हें मोटा प्रॉफिट होता है। कहने का मतलब है कि जब आप टाइम को एक्सप्लॉइट करके प्रॉफिट बनाते हो तो उसे आर्बिट्राज ऑफ टाइम कहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से गुजरातीज एंड मारवाड़ीज खूब सारा गोल्ड खरीद कर रख लेते हैं और जब टाइम के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती है तो वो उसे बेचकर प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसके बाद आता है नंबर 2, आर्बिट्राज ऑफ प्लेस। मान लो कि आपने कुछ डिजाइनर बैंगल्स राजस्थान से खरीदे और उसे मुंबई में बेच दिया हाई प्राइस में और जो प्रॉफिट हुआ वो रख लिया। यानी कि जब आप 2 प्लेसेस के बीच के डिस्टेंस को एक्सप्लॉइट करके प्रॉफिट बनाते हो तो उसे आर्बिट्राज ऑफ प्लेस कहते हैं। नंबर 3, आर्बिट्राज ऑफ वैल्यू। मान लो कि आपको किसी के घर में किसी फंक्शन के डेकोरेशन का काम मिला है और आपने डेकोरेशन में जो भी सामान लगाया है उसमें आपने 4000 रुपए खर्च किए और उसके बाद जो आपने 2 से 3 घंटे टाइम दिया डेकोरेशन करने में वो सब मिला के आपने 7000 रुपए चार्ज किए और इसे ही कहते हैं आर्बिट्राज ऑफ वैल्यू। देखा जाए तो आपका खर्चा 4000 का ही हुआ लेकिन डेकोरेशन करके जो वैल्यू आपने दी है वो 7000 रुपए की है। और ये हर जगह होता है, चाहे वो छोटा ठेले वाला हो या बड़ा रेस्टोरेंट वाला, इन सबको वैल्यू के बेसिस पे ही पे किया जाता है। नंबर 4, धंधो आर्बिट्राज। इसका मतलब है कि किसी भी चीज को तब खरीदो जब उसकी प्राइस नॉर्मल से भी नीचे गिरी हुई है ताकि वो हमें कम से कम दाम में मिल सके और बाद में उसे हाई प्राइस में सेल करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। इसीलिए पटेल्स ने भी मोटेल को तब खरीदा था जब उसकी प्राइस नॉर्मल से भी नीचे गिरी हुई थी और टाइम के साथ जब सब ठीक हुआ तो उसने एक लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको मोनीश पाबराई की बुक द धंधो इन्वेस्टर से बताई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जब तक अगला संडे आता है तब तक आप मेरे चैनल को विजिट करके और भी बुक समरीज वीडियोस चेकआउट कर सकते हो क्योंकि मैं हर संडे ऐसी बुक समरीज वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।